हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस चैनल पर 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का बैच शुरू किया हुआ है। ठीक है, मैं ही आप लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मैंने ही आप लोग को बायोलॉजी भी पढ़ाई थी। सही है, तो केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग को रेगुलरली मिल रहे होंगे। साथ ही साथ बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगी हमारे ही चैनल पर। ठीक है, बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है, तो आपको बायोलॉजी की, फिजिक्स की, मैथ्स की सबकी प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगी। केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग को मिल रहे हैं डे बाय डे। सही है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना, उनको भी बताना। ठीक है, कि केमिस्ट्री के लेक्चर्स आ रहे हैं। सही है, और बाकी सारी चीज़ें आप लोग के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अवेलेबल कर दी है। तो अपने पढ़ाई को 4th गियर में रखो, अपनी पढ़ाई को थोड़ा भी पीछे मत रखना। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जब आप एंड ऑफ योर एकेडमिक ईयर पहुंचोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास समय नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। फेब में आपकी एग्जाम होगी, जैन में आपके प्री बोर्ड्स होंगे। ठीक है, जैसे आप लोग प्रीलिम्स बोलते हो ना, प्री बोर्ड्स होंगे, उस टाइम पे भी आपको पढ़ना नहीं होगा। फिर उसके पहले आपके प्रैक्टिकल्स हो, उसी के टाइम पे प्रैक्टिकल्स होने वाले, असाइनमेंट्स होंगे, दुनिया भर की चीज़ें होती है, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी पढ़ने का समय नहीं मिलता। तो मेरी बात मानो, अभी से जितना हो सकता है बच्चों उतना अपने सिलेबस को कवर करो, उतने ही चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड में लाओ। सही है, और जितने प्रॉब्लम्स मैथ्स के प्रैक्टिस कर सकते हो करो दिन रात बैठ के। ठीक है, जितनी बायोलॉजी आप पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो, उतना करो। प्रैक्टिस पेपर्स उठाओ, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें उठाओ, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। सही है, तो उसे सॉल्व करो, सॉल्यूशंस ढूंढो। ठीक है, कोई डाउट है तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। सही है, तो कुछ भी डाउट है पूछ लेना, कभी भी ऐसा मत करना बच्चों। देखो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है वही चीज़ मेरे एग्जाम में आ जाती थी। सही है, ठीक है, तो मुझे पता है बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। प्लीज अपने कोई भी डाउट को अपने मन में मत रखना, कोई भी डाउट होगा तो जरूर से इंस्टा पे आके पूछ लेना मेरे से। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने शुरू किया हुआ है हमारा कौन सा लेसन, हमारा 3rd लेसन आयोनिक इक्विलिब्रियम। एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है जो छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बताया था। तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर नंबर 1 के अंदर देखी हुई थी, वो लेक्चर जरूर से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो भी। सही है, चीज़ों को देख रहे हो तो स्टार्टिंग से एंड तक देखो, बीच से कोई भी एक टॉपिक उठा के देखोगे नहीं समझ में आएगा। सही है, ये है बच्चों लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग ज्यादा जो चीजें देखने वाले हैं वो है हमारा एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, एसिड बेस थ्योरीज क्या है उनके बारे में समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे कि आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, मैंने ठीक है, उसके रिएक्शंस को कैसे लिखते हैं, कहाँ पे सिंगल एरो लगाना है, कहाँ पे डबल एरो लगाना है, तो वो कुछ चीजें आज हम लोग जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कुछ एसिड और बेस की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है आप लोग एसिड बेस को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एसिड ये होता है, बेस ये होता है, पर इसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज है, 3 थ्योरीज है। अरहेनेस की थ्योरी है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी है और लेविस की थ्योरी है। तो उन तीनों को बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे खत्म करने का। अगर लेक्चर बड़ा हो गया तो 1-2 थ्योरी हम लोग अगले लेक्चर में शिफ्ट कर देंगे, टेंशन मतलब। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या। देखो इसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था, पर वहां पे मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन दिया था। अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि आखिरकार आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को पहले छोड़ो मत देखो, पहले मैं जो समझा रहा हूं उस चीज को समझो। ठीक है, जो चीज मैं समझा रहा हूं उस चीज को समझो, उसके बाद डेफिनेशन को पढ़ोगे तो डेफिनेशन आराम से याद आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया था मान लो यहां पे कुछ अनआयोनाइज्ड कंपाउंड रखा है। ऐसा कंपाउंड है जो क्या है, अनआयोनाइज्ड है। अनआयोनाइज्ड कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनके आयंस फॉर्म नहीं हुए हैं अभी तक। मान लो वो किसी सॉलिड के फॉर्म में होंगे या किसी दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट होंगे जिसे मैंने अभी तक सॉल्यूशन नहीं बनाया है। ठीक है, पता है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो मान लो कुछ अनआयोनाइज्ड कंपाउंड रखा हुआ है जिसका मैंने अभी तक सॉल्यूशन नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, तो जब मैं इस चीज को पानी में ऐड करूंगा क्या होता है, इसका डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, इसका डिसोसिएशन मतलब ये जो कंपाउंड है ये टूट जाता है 2 छोटे छोटे कंपाउंड्स में या 3 छोटे छोटे कंपाउंड्स में, डिपेंड ऑन द कंपाउंड, किस टाइप का कंपाउंड आप ले रहे हो। ये टूट जाता है बच्चों छोटे छोटे अलग अलग कंपाउंड में। इस चीज को हम लोग आयनाइजेशन कहते हैं। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयोन, formation of ion from the dissociation of the
अनआयोनाइज्ड कंपाउंड, मैंने क्या बोला समझा, जो अनआयोनाइज्ड कंपाउंड था जब उसका डिसोसिएशन हुआ, जब वो कंपाउंड टूटा तो वहां पे आयंस फॉर्म हुए। ठीक है, वहां पे किसका फॉर्मेशन हुआ, आयंस फॉर्म हुआ। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल कि आपका NaCl था। नाउ NaCl इज अ कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज करते हैं, सही है। अब NaCl को जब मैंने पानी के अंदर डाला तो क्या हुआ, ये NaCl क्या हो गया बच्चों, टूट गया। कितने किसमें Na+ के फॉर्म में और Cl- के फॉर्म में। दो अलग अलग आयंस बन गए, एक आपका कटायन, एक आपका अनायन, दोनों ही आयंस है ना। तो जब इसका आपने इसको वाटर के अंदर ऐड किया तो इसका डिसोसिएशन हो गया, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, टूट गया। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट आयन। यहां पे क्या हुआ बच्चों, दो अलग अलग आयंस का फॉर्मेशन हुआ। दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। सही बात है। तो वही मैंने कहा है कि अगर अनआयोनाइज्ड कंपाउंड है और इसे मैंने किसी चीज के अंदर मिलाया, ठीक है, इसे मैंने किसी चीज के अंदर मिलाया, अब इसका जो ये है सिंबल है वो आप ऐसा क्रॉस एरो वाला दोगे, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल। रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड कर सकता है, इस तरीके से प्रोसीड करता है। और यहां पे क्या मिलते हैं बच्चों, आपको आयंस मिलते हैं। ठीक है, आपको क्या मिलते हैं, आयंस मिलते हैं। तो आयन किस प्रोसेस के थ्रू मिलेंगे बच्चों, आयंस आपको मिलेंगे आयोनाइजेशन के थ्रू, आयोनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, आयोनाइजेशन मतलब क्या, डिसोसिएशन ऑफ द अनआयोनाइज्ड कंपाउंड। आपका अनआयोनाइज्ड कंपाउंड डिसोसिएट हुआ तो दो आपको क्या मिले, आयंस मिले। दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। सही है, तो ये आपको दिखा रहा है दिस इज द जनरल आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या, आयोनाइजेशन आपने समझ लिया, अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या। इक्विलिब्रियम मतलब क्या बच्चों, अगर जितना मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनो, दिस रिएक्शन, ये किसका सिंबल होता है, रिवर्सिबल का सिंबल होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल होता है ना, मतलब जितना रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड है उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड है। मतलब मान लो ये ए है और ये बी है, तो जितना टाइम ए से बी बनने में लग रहा है उतना ही टाइम बी से ए बनने में भी लग रहा है। समझ रहे हो, तो मतलब जितना अमाउंट इसका है उतना अमाउंट इसका ही रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन। चाहे वो रिएक्शन आप 2 साल चलाओ, 10 साल चलाओ, आपका दोनों का अमाउंट कभी भी सेम नहीं होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। सेम नहीं मतलब चेंज नहीं होगा दोनों कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना अमाउंट ए से बी बन रहा है उतना ही अमाउंट बी से ए बन रहा है। तो मतलब दोनों ही कंपाउंड क्या आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। ठीक है, इस किस में आ चुके हैं बच्चों, वो इक्विलिब्रियम में। ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको सिखाया था। सही है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों अमाउंट इस टाइम पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसी तरीके से देखो मैंने यहां पे बताया, मतलब ये क्या है आपका रिवर्सिबल कंडीशन। इसी चीज को बच्चों हम लोग कहते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसी चीज को सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रिया। आयोनिक मतलब क्या, आपका जो आयोनाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से आपके अनआयोनाइज्ड कंपाउंड आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इनका जो कन्वर्जन है वो क्या होता है बच्चों, रिवर्सिबल में होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ इक्विलिब्रियम, और यू कैन से इक्विलिब्रियम। अब इस डेफिनेशन को पढ़ो तो अब आपको ये डेफिनेशन ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन में, द इक्विलिब्रिया, ठीक है, चेंज करने दो कलर, the equilibria or the equilibrium between unionized molecule and ion are called as ionic equilibrium। सिंपल है, वही चीज जो मैंने लिखी है ना। ये क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। रिवर्सिबल कंडीशन आ गई, रिवर्सिबल कंडीशन आ गई, मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। तो वही लिखा हुआ है द इक्विलिब्रिया, और यू कैन से द इक्विलिब्रियम बिटवीन किसके किसके बीच का, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड आयंस इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसी चीज को हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम या फिर आयोनिक इक्विलिब्रिया आप कह सकते। समझ में आ गया, ठीक है। सो इट इज द वेरियस सिंपल एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं कि किन रिएक्शंस में आपको एक स्ट्रेट एरो दिखाना है, मतलब इरिवर्सिबल का एरो दिखाना है, किन रिएक्शंस में आपको रिवर्सिबल का एरो दिखाना है, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था बच्चों सॉल्यूशन 2 प्रकार के थे। ठीक है, याद है, मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन 2 प्रकार के थे। एक जो सॉल्यूशन था वो था आपका इलेक्ट्रोलाइट, नहीं, इलेक्ट्रोलाइट में 2 प्रकार थे। इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार के थे, एक था आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक था बच्चों आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। याद है ये, मैंने तो बोला था नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात ही नहीं करेंगे ना हम लोग, तो उसको भूल जाओ, हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। सही है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की हमको बात ही नहीं करनी कि वो
हमारे काम का नहीं है, वो सॉल्यूशन वाले लेसन में हम लोग ने पूरा पढ़ लिया उसके बारे में। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो जिनका डिसोसिएशन हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है बच्चों आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, मतलब 100% डिसोसिएशन। मतलब क्या है बच्चों इसका, 100% डिसोसिएशन। जितना मॉलिक्यूल आप डालोगे, जितना भी आप अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल डालोगे, वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा और उसका आयन बन जाएगा। सही है। तो मतलब मान लो अगर आपने ए मॉलिक्यूल लिया जो कि अनआयोनाइज्ड है और इससे आपने बी बनाया जो कि क्या बने, आपके आयंस बनाएंगे। तो इनके बीच में अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप लोग इरिवर्सिबल वाला सिंबल दिखाओगे, मतलब स्ट्रेट एरो दिखाओगे, सिंगल एरो दिखाओगे। ये दिखाता है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ये किसका दिखाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिंगल एरो क्यों दिखाता है बच्चों, ये इसीलिए दिखाता है क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल ऑफ ए थे वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ बी में। वापस बी कभी भी आपका ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शो कंप्लीट डिसोसिएशन। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला बच्चों कि आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% डिसोसिएशन दिखाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाता है, जिसकी वजह से जब भी आपका ए मॉलिक्यूल जो कि आपका अनआयोनाइज्ड होगा, जब वो बी में कन्वर्ट होगा तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आपका बी अगेन ए में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो चुका है। दैट्स व्हाई इस कंडीशन में आपको सिंगल एरो दिखाना है। ठीक है, इस कंडीशन में हमेशा से बच्चों आपको सिंगल एरो दिखाना है। क्लियर है, ठीक है, इस एरो कंडीशन में आपको सिंगल एरो दिखाना है। और एक और बात, ये जो एरो दिख रहा है ये क्या बताता है, आपका रेट बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है, आपका रेट बताता है, रेट कितने रेट से आपका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे यहां का जो कांस्टेंट होगा, इस कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे बच्चों रेट कांस्टेंट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट। समझ में ये बात, जो सिंगल एरो दिखाता है, ये हम लोग पढ़ते हैं ना किसके अंदर, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ना, कि जो आपका सिंगल एरो दिखाता है वो आपका क्या होता है, रेट दिखाता है। वो आपका रेट दिखा रहा है किस रेट से आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हुई, वहां पे जो भी कांस्टेंट होगा दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट योर रेट कांस्टेंट। समझ में आ गई बात, इतनी चीज क्लियर है। तो दिस इज शोइंग योर रेट कांस्टेंट। फिर वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट की, लेट्स टॉक अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी चीज ए से जब कन्वर्ट हो रही है बी के अंदर, ठीक है, ए से जब वो कन्वर्ट हो रही है बी के अंदर, नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, we have already talked about this। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बच्चों, जिनके अंदर पार्शियल डिसोसिएशन होता है। ठीक है, जिनके अंदर पार्शियल डिसोसिएशन होता है। सही बात है, ठीक है, सही बात है, जो मैं कह रहा हूं वो सही बात है। सही है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमेशा बच्चों पार्शियल डिसोसिएशन होता है। पार्शियल डिसोसिएशन मतलब क्या, थोड़ा बहुत डिसोसिएशन हो सकता है, 99% तक डिसोसिएशन हो सकता है, 1% डिसोसिएशन हो सकता है, दैट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। सही है, इनके अंदर कितना भी रेंज ऑफ डिसोसिएशन होगा पर कभी भी कंप्लीट डिसोसिएशन इनके अंदर नहीं होगा। तो दीज आर द पार्शियल डिसोसिएशन। सही है। अब इनके अंदर होगा क्या, जब ए मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा बी में, तो क्या पूरा का पूरा ए मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट होगा क्या, ध्यान से सोचो, क्या पूरा का पूरा ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो पाएगा क्या। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, नहीं हो पाएगा ना। ध्यान से सोचो मैंने क्या बोला, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमेशा पार्शियल डिसोसिएशन दिखाता है। पार्शियल डिसोसिएशन मतलब थोड़ा बहुत डिसोसिएशन हो सकता है, 95% तक डिसोसिएशन हो सकता है, पर कभी भी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। तो क्या ए मॉलिक्यूल, जो भी ए मॉलिक्यूल है, अनआयोनाइज्ड ए मॉलिक्यूल है, क्या वो कंप्लीटली बी में कन्वर्ट हो पाएगा, क्या वो कंप्लीटली बी में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं। यहां पे कुछ मॉलिक्यूल ऑफ ए बचे रहेंगे। तो उस कंडीशन पे आप सिंगल एरो नहीं दिखा सकते, आप दिखाओगे ऐसा एरो। ठीक है, आप कैसा एरो दिखाओगे, कुछ इस प्रकार का एरो आप ए और बी के बीच में दिखाओगे। ये क्या दिखाता है बच्चों, ये दिखाता है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम की
कंडीशन दिखाता है। मतलब कुछ टाइम बाद आपका जितने मॉलिक्यूल ए बी से बन रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल बी वापस ए में कन्वर्ट होगा। मतलब इसका कभी भी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। तो अब यहां पे जो रेट कांस्टेंट था, यहां पे इस चीज को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहां पे जो भी कांस्टेंट होगा वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। बिकॉज आपका रिएक्शन किस कंडीशन में है बच्चों? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बिकॉज यहां पर पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है। आर वी क्लियर्ड? इसको कैप्चर कर लो तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हो गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, चलो आ जाओ। इसका मतलब देखो, अब हमें जो भी चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, अब हमें जो भी चीजें वी हैव टू कैलकुलेट, वो सिर्फ दो चीजें कैलकुलेट करनी पूरे लेसन में। सबसे पहली चीज एक हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन की, आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। और दूसरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही है? जब भी आप आगे चल के जितने भी आगे चल के लॉज पढ़ोगे, वो सारे लॉज किस बेसिस पे होंगे? वो सारे के सारे लॉज इसी बेसिस पे होंगे बच्चों। या तो आप उन लॉज से ये पता कर पाओगे कि जो भी आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना उसके अंदर, या फिर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है। ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, ये चीजें आप पता कर पाओगे आपके जितने भी आगे चल के हम लोग रिएक्शंस आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चले आएगा। तो कौन कौन से टाइप के रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं? देखो, ऐसे तो बड़े सारे अलग अलग टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं आपके इक्विलिब्रियम के अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत सारे होते हैं। जब आप आगे चल के बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप बहुत सारे अलग अलग इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ोगे। लेकिन इस लेसन के अंदर बच्चों सिर्फ हम लोग को 4 टाइप के ही इक्विलिब्रियम चीजें पढ़नी, रिएक्शन पढ़ने। ठीक है, 4 ही टाइप के इक्विलिब्रियम रिएक्शन पढ़ने। तो जो पढ़ने हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला आपको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ H+ आयन एंड OH-, जो कि क्या है? दिस इज नथिंग बट योर H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल लिखा है मैंने वहां पे, लिख लेना आप लोग अच्छे से। तो एक आपको क्या पढ़ना है कि रिएक्शन होगा किसका? H+ और OH- आयंस का, और वो क्या आपको देंगे? आपका H2O मॉलिक्यूल देंगे। फिर दूसरा आपको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ वाटर, एक्वा सॉल्ट। ठीक है, एक आपको एक्वा सॉल्ट पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्ट, या फिर आप कह सकते हो क्रिस्टल सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट विथ वाटर। ठीक है, ये तीसरी चीज। और जो चौथी चीज है बच्चों वो आपको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये आपको स्टडी करना है इन सारे के सारे, मतलब इस लेसन के अंदर। ठीक है, इस लेसन के अंदर आपको बच्चों ये चीज पढ़नी है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो वैसे तो कई सारे अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं इक्विलिब्रियम के, पर मैंने आपको 4 प्रकार के रिएक्शन बताए हैं और इन्हीं 4 प्रकार के रिएक्शंस को आपको इस लेसन के अंदर पढ़ना है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला मैंने आपको बताया कि रिएक्शन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन, जिससे क्या बनता है? जिससे हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इसके बारे में भी। फिर एक हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एक्वा सॉल्ट एंड वाटर। वाटर को आप H2O भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। सही है, तो रिएक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट मतलब आपका एक्वस सॉल्ट विथ वाटर, और एक और है रिएक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्ट विथ वाटर। सही है, सिमिलर तरीके से रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सही है, रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब इन चीजों के लिए बच्चों आपको पहले समझना पड़ेगा कि आखिरकार एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं।
वैसे तो आपने पढ़ा होगा बचपन से कि एक पीएच रेंज होती है 1 to 14, जिसमें भी पीएच का वैल्यू 7 से नीचे आता है वो एसिड होते हैं, जिसका भी वैल्यू 7 से ऊपर जाता है वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये आपने बचपन से पढ़ा है। पर अभी आप लोग को कुछ नए नए कंसेप्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब बच्चों हमें टोटल 3 थियोरीज पढ़नी है एसिड और बेस के ऊपर, ठीक है। एसिड और बेस के ऊपर हमें टोटल 3 थियोरीज देखनी है, जो कि हमें एक एक करके आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड और बेस होता क्या है। देखो एसिड और बेस हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एसिड और बेसिस हम लोग बच्चों बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होता है एसिड और बेस? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो एसिड होता है वो सोर टेस्ट होता है उसका, सोर मतलब खट्टा टेस्ट होता है। जैसे हम लोग खाते हैं ना, नींबू होता है, नींबू के अंदर क्या है, एसिड है, ठीक है, सिट्रिक एसिड है। और संतरे के अंदर एसिड है, ठीक है। तो इसका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। फिर इसका जो पीएच रेंज होता है वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 1 to 6 कह सकते हो आप, ठीक है, 1 to 6 होता है। जिसका पीएच 1 होगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसका 2 होगा वो उससे कम, फिर उससे कम, फिर 6 जो रहेगा वो बहुत ही वीक एसिड होगा। फिर जो पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। फिर अगर बेस की बात करो तो बेस मतलब क्या होता है, बेस आपका पीएच कहाँ तक, 7 नहीं 8 से लेके 14 तक। तो जो 14 बेस रहेगा उसका बहुत तगड़ा बेस होगा वो, जिसका और कम होते जाएगा वो उसका बेस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये सब आप लोग ने बचपन से पढ़ा हुआ है। फिर इसके लिए आप लोग बहुत टेस्ट भी करते हो ना, आप लोग लिटमस टेस्ट करते हो, लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर का हम लोग टेस्ट भी करते हैं। लिटमस पेपर लेते हैं, उसको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, अगर वो लिटमस पेपर रेड हो गया तो वो क्या होगा, अपना एसिड हो गया। अगर वो लिटमस पेपर ग्रीन हो गया तो वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। ग्रीन नहीं, ब्लू होता है शायद, हाँ ब्लू होता है। अगर वो ब्लू हो गया तो वो बेस होगा। अगर उसका कलर चेंज ही नहीं हुआ तो वो क्या होगा बच्चों, आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग बचपन से काफी समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हम लोग काफी समय से बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं। और हम लोग ने सुना था कि हमारे घर में जो ये होता है हल्दी, हल्दी को हम लोग कह सकते हैं इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, बहुत ही आराम से नेचुरल इंडिकेटर होता है। अगर आप उसे एसिड के ऊपर गिराओगे तो लाल कलर हो जाएगा, समझ लो। तो उसको हम लोग एज अ नेचुरल इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। ये हम लोग छोटी छोटी चीजें बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर अब 12th स्टैंडर्ड में आपको ये सब नहीं पढ़ना। 12th स्टैंडर्ड में आपको एसिड और बेस के ऊपर बच्चों टोटल 3 थियोरीज पढ़नी है। ध्यान से सुनेंगे, एसिड्स एंड बेसिस के ऊपर आपको टोटल 3 थियोरीज पढ़नी है। कौन कौन सी 3 थियोरीज है? सबसे पहली जो थियोरीज है उसे हम लोग कहते हैं अरहेनियस थियोरी, अरहेनियस, सही है, ये आपकी पहली थियोरी है। फिर जो दूसरी थियोरी है वो है लॉरी ब्रोंस्टेड थियोरी। तो स्पेलिंग शायद गलत हो गया है, स्पेलिंग गलत होता तो माफ कर दिया करो बच्चों, कभी कभी हो जाता है। हैं? ओ आएगा यहाँ पे, ओ, ठीक है। और अरहेनियस का भी स्पेलिंग शायद गलत है, HENIUS, 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 गलत हो जाता है स्पेलिंग, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। ये आपकी दूसरी थियरी है। और एक है बच्चों आपकी लेविस थियरी। 3 थियरी आपको कहनी है, 3 थियरी आपको समझनी है, पढ़नी है। क्या क्या बताया गया है थियरी में? थियरी में बच्चों अलग अलग तरीके से ये एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या एसिड होते हैं, क्या क्या बेस होते हैं, ठीक है। तीनों अलग अलग थियरी आपको अलग अलग आइडिया देती है एसिड और बेस के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको आगे चल के केमिस्ट्री पढ़नी है, या फिर आप लोग आगे चल के कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, JEE नीट की तैयारी करना चाहते हो, तो ये सब थियरीज बहुत इंपॉर्टेंट, सही है। तो इसे कृपया करके नोट डाउन जरूर से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली जो थ्योरी हम लोग को पढ़नी है वो है हमारी अरहेनियस थ्योरी। अब देखो अरहेनियस थ्योरी किस बेसिस पे डिवाइड है। अरहेनियस थ्योरी हमको बताती है, अरहेनियस थ्योरी बच्चों हमारी जो थ्योरी है वो, अरहेनियस अंकल कोई थे, कोई साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने हमको दी होगी। तो वो कह रहे थे कि भैया ये थ्योरी किस बेसिस पे डिवाइड है, ये डिवाइड है ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ऑफ H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस। ठीक है, OH माइनस, क्या बोला मैंने, समझ में आया? ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लोग एसिड बेस को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम लोग अलग अलग थ्योरी से करने भी वाले हैं। पर जो सबसे पहली थ्योरी है दैट इज अर्हेनियस थ्योरी, ये बच्चों किस बेसिस पे हमको एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन दे रही है? ये हमें बता रही है किस बेसिस पे, H प्लस आयन और OH माइनस आयन के प्रोडक्शन के ऊपर, कि कौन सा सब्सटेंस H प्लस आयन का प्रोडक्शन कर रहा है, कौन सा सब्सटेंस OH माइनस आयन का प्रोडक्शन कर रहा है, और उस प्रोडक्शन के बेसिस पे आप ये क्लासिफाई कर पाओगे कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है। ठीक है, कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है, ये आप किस बात पे पता लगा सकते हो? ये आप पता लगा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये थ्योरी हमसे क्या कहना चाहती है, हमको क्या बताना चाहती है। ये कहती है कि देखो भैया, दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, एक सब्सटेंस होता है हमारा एसिड और एक सब्सटेंस होता है हमारा बेस। ध्यान से सुनेंगे, सब समझ में आएगा, एकदम इजी है। ठीक है, एकदम इजी, सब समझ में आएगा। ये थ्योरी हमसे कहना चाहती है कि देखो, दो प्रकार के सब्सटेंस है हमारे पास, एक होता है एसिड और एक होता है बेस। तो इसने क्या कहा कि अगर किसी भी सब्सटेंस को जब आप पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी भी सब्सटेंस को आप पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो और एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हो, तो अगर वो सब्सटेंस H प्लस आयन को रिलीज करता है, H प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है, तो उस सब्सटेंस को आप एसिड कहोगे। मैंने क्या बोला? ठीक है, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। अ सब्सटेंस, या फिर आप कंपाउंड लिख सकते हो, अ कंपाउंड which produce H plus ion, H plus ion जो प्रोड्यूस कर रहा है आफ्टर मेकिंग aqueous solution, aqueous solution, then that compound is called as acid। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने तो नहीं भैया, अर्हेनियस अंकल ने कहा है हमसे। इन्होंने क्या कहा कि अगर कि कोई ऐसा कंपाउंड है, अगर आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन समझते हो? एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, कि आपने उस सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, आपने उस सब्सटेंस को क्या किया? वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो और उस समय पर वो जो कंपाउंड था, वो जो सब्सटेंस था, वो H प्लस आयन को रिलीज कर रहा है, H प्लस आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, H प्लस आयन रिलीज कर रहा है वहां से, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सब्सटेंस को आप क्या कहोगे? एसिड। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को आप क्या कहोगे? एसिड। इसी तरीके से ध्यान से सुनो, इसी तरीके से बच्चों इन्होंने एक और बात कही। इन्होंने कहा द कंपाउंड which release, और यू कैन से रिलीज भी लिख सकते हो आप, या फिर आप प्रोड्यूस भी लिख सकते हो, जा भाई, या फिर आप प्रोड्यूस भी लिख सकते हो, प्रोड्यूस OH माइनस आयंस आफ्टर मेकिंग, आफ्टर मेकिंग an aqueous solution, then that compound is called as base। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या कहा है इन्होंने क्या कहा है? समझ में आ गया? ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जब अगर आप किसी कंपाउंड को सेम तरीके से, ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड बच्चों क्या रिलीज कर रहा है? OH माइनस रिलीज कर रहा है, OH माइनस आयंस को रिलीज कर रहा है। और ये कब रिलीज कर रहा है? जब आप इसका क्या बना रहे हो? एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हो। ठीक है, जब आप इसका क्या बना रहे हो बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हो। उस कंडीशन में अगर ये OH को रिलीज करेगा तो ये बेस कहलाएगा, समझ लो। या फिर अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में H को रिलीज करेगा तो ये क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा।
समझ में आ गया? यही है बच्चों आपकी अरहेनियस थ्योरी, यही आपकी अरहेनियस थ्योरी हमको बताती है। अब इसके एग्जाम्पल ले लो, चलो आ जाओ, एग्जाम्पल से सीखेंगे तो ज्यादा सब समझ में आएगा। मान लो आई हैव अ कंपाउंड दैट इज HCl, ठीक है, मेरे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम है HCl। अब इस HCl को मान लो मैंने मिला दिया वाटर के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने HCl को वाटर के अंदर मिलाया, इस कंडीशन में क्या होगा, आपका H यहां से बाहर निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, प्लस Cl माइनस अलग हो जाएगा, समझ रहे हो, H बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। जब आपने HCl को किसके अंदर डाला, वाटर मॉलिक्यूल में डाला। जैसे ही आपने HCl को वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डाला बच्चों, हमेशा क्या होता है, आपका H प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है। तो एज यू कैन सी बच्चों, एज यू कैन सी कि जैसे ही आपने HCl का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म किया, ठीक है, जैसे ही आपने HCl का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म किया, उस टाइम पे इसने क्या प्रोड्यूस किया, इसने प्रोड्यूस किया H प्लस और Cl माइनस। एंड अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी, जो भी कंपाउंड H प्लस आयंस को रिलीज करता है या प्रोड्यूस करता है आफ्टर मेकिंग एन एक्वस सॉल्यूशन, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिड। तो इस हिसाब से, इस कंडीशन में आपका जो HCl है ये क्या कहलाएगा बच्चों, एसिड कहलाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपका HCl क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। समझ में आ गया, समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सिमिलर तरीके से मान लो आपने NaOH ले लिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, डायरेक्टली मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिख दिया है, आपने, इसका मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल आपने बना लिया, ठीक है। जैसे ही आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, होगा क्या, होगा बच्चों इस टाइम पे कि आपका जो Na प्लस है, दैट इज योर सोडियम, ये अलग हो जाएगा, प्लस और क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा आपका OH माइनस, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आपका OH माइनस। OH माइनस में माइनस हमेशा O के ऊपर लगाया करो, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे यहां माइनस लगाते हैं, यहां मत लगाना, H के ऊपर माइनस कभी भी नहीं आता, माइनस हमेशा किसके ऊपर आता है बच्चों, O के ऊपर। तो आपका OH माइनस आपको मिला। नाउ अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी, कहां गया, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी, जो भी कंपाउंड जो रिलीज करेगा OH माइनस आयन आफ्टर मेकिंग एन एक्वस सॉल्यूशन, उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उस कंपाउंड को हम लोग बेस कहेंगे। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखो, कहां गया, अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, तो जब ये एक्वस सॉल्यूशन बना तो उस कंपाउंड ने क्या प्रोड्यूस किया, एक Na प्लस प्रोड्यूस किया और एक OH माइनस प्रोड्यूस किया। अब अगर ये OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, देन दिस कंपाउंड इज नोन एज, दिस कंपाउंड इज नोन एज बेस। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड अरहेनियस थ्योरी, यही थी बच्चों आपकी नॉर्मल सी अरहेनियस थ्योरी। समझ में आ गया बात, क्लियर है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाक से, समझ में आ गया, ठीक है। सो वापस रिपीट कर दूं, एसिड क्या है आपका, एसिड वो है जिस भी कंपाउंड का आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया और उसने H प्लस आयन रिलीज किया, वो एसिड है। जिस भी कंपाउंड का आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया और अगर उसने OH माइनस आयन रिलीज किया, तो वो क्या है आपका, बेस है। एंड दिस आर द सम एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या है बच्चों, आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके अरहेनियस थ्योरी के। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चले आगे। नाउ नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है बच्चों आपकी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट इज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। नाउ लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में क्या है, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं और उन्होंने यही थ्योरी दी है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बच्चों किस बेसिस पे डिवाइड किया है, इन्होंने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्ट और डोनेट ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन। देखो वहां पे भी H प्लस आयन था, OH माइनस आयन था। वहां पे अरहेनियस थ्योरी ने क्या बोला था कि भैया जो भी H प्लस को रिलीज करेगा, वहां पे सिर्फ रिलीज की बात हो रही थी, सिर्फ रिलीज की बात हो रही थी। तो जो भी रिएक्शन में एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद H प्लस रिलीज करेगा वो एसिड है, जो भी OH रिलीज करेगा वो बेस है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत की बात, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ थोड़ी सी अलग बातें हो रही है। ये क्या, किस बेसिस पे बच्चों, ये बेसिस है एक्सेप्ट और डोनेट, एक्सेप्ट और डोनेट ऑफ H प्लस आयन।
इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि देखो भैया दो प्रकार के सब्सटेंस हैं, एक है आपका एसिड और एक है आपका बेस, ठीक है, दो प्रकार के सब्सटेंस हैं, एक है हमारे पास एसिड और एक है हमारे पास बेस। तो इन्हें क्या बोला कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रहा होगा तो अगर कोई कंपाउंड H+ आयन को डोनेट करेगा, ठीक है, H+ आयन को क्या करेगा, डोनेट करेगा किसी दूसरे एटम को, उस कंपाउंड को हम एसिड कहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा, यहां पे इसका स्टेटमेंट लिख दूं, ड्यूरिंग द कोर्स का स्पेलिंग क्या है, हाँ, कोर्स ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अ कंपाउंड which donate the H+ ion is called as acid, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या बोला, लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला कि भैया देखो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन के समय कोई भी कंपाउंड अगर H+ आयंस को, ठीक है, H+ आयंस को क्या करेगा, अगर डोनेट करेगा, ठीक है, अगर H+ आयन को क्या करेगा बच्चों, डोनेट करेगा। ये डोनेट वर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है, ये डोनेट वर्ड बहुत जरूरी है। अगर ये डोनेट कर रहा है H+ आयन को तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। इसी तरीके से इन्होंने एक और चीज कही, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अ कंपाउंड which accept the H+ ion is called as base। क्या बोला मैंने, समझा, मैंने क्या बोला समझा, क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया। यहां पे क्या था, लूरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या था कि एसिड बच्चों वो है जब केमिकल रिएक्शन के समय, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के समय अगर कोई भी एटम डोनेट कर रहा है H+ आयन को, तो वो डोनेट कर रहा है H+ आयन को, वो तो एसिड कहलाएगा। और अगर कोई कंपाउंड एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड एक्सेप्ट कर रहा है H+ आयन को, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, बेस कहलाएगा। समझ में आई बात, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोग समझते हैं, ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोग सिर्फ एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें समझ सकते हैं। आ जाओ देखते हैं। मान लो मेरे पास है मेरे पास है HCl एक्वस सॉल्यूशन में, जो कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है। जब मेरा HCl रिएक्ट होता है बच्चों अमोनिया के साथ, ठीक है, अमोनिया इज NH3। इस कंडीशन में होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा। इस कंडीशन में होता क्या है, यहाँ पे रिवर्सिबल का सिंबल बना देना, रिवर्सिबल, यहाँ पे चीजें इक्विलिब्रियम में ना। चलो क्या बोला मैंने, अगर आपने HCl लिया है और आपने अमोनिया लिया है, तो इस कंडीशन में होता है क्या पता है, इस कंडीशन में आपके जो आपका NH3 है, NH3 क्या करता है बच्चों, यहां से एक H+ को क्या कर लेता है, खींच लेता है। जब एक H+ को खींच लेगा, देखो ये एक्वस सॉल्यूशन में, HCl क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में, मैंने अभी आपको बताया था कि जब HCl एक्वस सॉल्यूशन में आता है तो H+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, ठीक है, H+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है। तो यहां पे बचेगा एक आपका Cl-, ठीक है, एक आपका Cl- बचेगा, और ये जो H+ है, जो H निकलेगा यहां से, ये चला जाएगा बच्चों इस अमोनिया के पास, ठीक है, ये चला जाएगा किसके पास, अमोनिया के पास, और यहां पे बचेगा आपका, यहां पे क्या बन जाएगा आपका NH4। देखो NH3 था तो एक H कहां से आ गया, इस HCl से आ गया, और ये बन जाएगा आपका NH4। नाउ इस Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो सिंपल है बच्चों, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाउ अब देखो किसने H+ को डोनेट किया और किसने H+ को एक्सेप्ट किया, ध्यान से देखो।
अगर आप HCl की बात करो तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन आपके HCl ने क्या किया है, H+ को डोनेट किया। आपके HCl ने क्या किया है, H+ को दे दिया ना, H+ इसके अंदर से निकल गया और Cl बचा। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी जो डोनेट करता है H+ को वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। सो इन दिस कंडीशन दिस इज नोन एज एसिड। नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, सही है। और अगर आप अमोनिया को देखो तो अमोनिया ने क्या किया है, अमोनिया NH3 था और इस कंडीशन में आप देखो तो NH4 बन गया, मतलब अमोनिया ने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। उसने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है। तो अगर आप कोई भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, कहां गया, अगर कोई भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट वाले केस में वो अगर कोई भी H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, बेस कहलाएगा, सही है। तो इस कंडीशन में आपका जो अमोनिया है इज नथिंग बट योर, समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड विच इज एसिड एंड विच इज बेस, समझ में आ गया, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी, सही है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है उससे बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद मुझे आपको पढ़ाना है कि कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, तो अगला लेक्चर जरूर से देखना, सही है। फिर उसके बाद मुझे आप लोग को पढ़ाना है, क्या आ गया, फिर मुझे लेविस थ्योरी भी पढ़ाना है, ठीक है। सो अगला लेक्चर कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। जितनी चीजें मैंने बताई है अभी तक उसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसका ले लिया, कभी ले लो, चाहिए तो ले लिया बच्चों, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोग के ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगला वीडियो जरूर से देखना, ठीक है। अगले वीडियो में मैं और भी कई सारे चीजें समझाने वाला हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारे थियरीज हम लोग लेने वाले, सही है। तो ध्यान से देखेंगे अगला वीडियो भी। इस वीडियो में आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सब तक शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे बच्चों। मिलता हूँ आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप